नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर, रिश्वत को लेकर, घूस को लेकर मोदी जी के दो पैमाने। अब इन दो पैमानों से मेरा मतलब यह है कि जो अधिकारी मोदी के कहने पर विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे डालते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, वो मोदी जी के निगाह में अच्छे हैं, मोदी उन्हें इनाम देते हैं। और जो ऑफिसर हिम्मत करके मोदी के मंत्रियों पर उंगली उठा दे, कोई भ्रष्टाचार का मामला पकड़ ले, कोई करप्शन उजागर कर दे, वो मोदी जी को अच्छे नहीं लगते, उन्हें सजा दी जाती है। यानी जो अधिकारी चापलूस हैं, मोदी के कदमों पे झुके हुए हैं, उन्हें इनाम दिया जाता है। और जो ईमानदार हैं, आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हें सजा दी जाती है। अब दोस्तों, जो बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि देश के तीन ऑफिसर्स ने, बड़े ऑफिसरों ने मोदी जी के दो बड़े प्रोजेक्ट की जांच की, ऑडिट किया और ऑडिट में भ्रष्टाचार पाया और उस भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन तीन ऑफिसरों को, जी हां, इनाम देने की जगह उन्हें सजा दी गई, उनका तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, टू बिग प्रोजेक्ट्स, अरबों खरबों रुपए के, वो है प्रधानमंत्री योजना के तहत आयुष्मान भारत, जी हाँ, आयुष्मान भारत। और दूसरा प्रोजेक्ट है भारत माला परियोजना, सड़कें बनाने का, हाईवेज बनाने का। तो एक तरफ हेल्थ और दूसरी तरफ हाईवे। और जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार को उजागर किया, उन्हीं का तबादला कर दिया, उन्हीं को सजा दे दी गई। अब दोस्तों, मोदी जी का जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था भारत माला परियोजना। अब ये जो भारत माला है, इसके तहत पूरे देश भर में कहीं 4 लेन का हाईवे बनना था, कहीं 8 लेन बनना था, कहीं 16 लेन हाईवे बनना था। तय हुआ कि साहब इसका ऑडिट होगा, कई कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो जो ऑडिट किया वो इन साहिबा ने किया। ये यंग ऑफिसर हैं अतुर्वा सिन्हा, ये प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑडिट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हैं। इनकी टीम को ऑडिट करना था, हिसाब किताब देखना था कि कितने में ठेका दिया, क्या रेट था, किस रेट पे काम हो रहा है। और तब ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली एयरपोर्ट के एकदम करीब है, सिन्हा की टीम ने, अतुर्वा सिन्हा की टीम ने पाया कि साहब यहाँ पर रेटों का कुछ गड़बड़ है। यानी 18 करोड़ आप कह सकते हैं, 18 करोड़ पर किलोमीटर जो सड़क तय हुई थी, रेट तय हुआ था। इन्होंने ऑडिट में पाया कि साहब उसका रेट जो है, कहाँ 18 करोड़ पर किलोमीटर, उसका रेट 250 करोड़ पर किलोमीटर। अब ये जो इन्होंने गड़बड़ पाई, और भी इन्होंने कहीं भारत माला प्रोजेक्ट में पकड़ी, जैसे दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे भी, जो तकरीबन 32,000 करोड़ का है, उसमें भी गड़बड़ी पकड़ी। अब ये जब गड़बड़ियां सामने आई सीएजी की रिपोर्ट में, ऑडिट की रिपोर्ट में, तो सब हंगामा मच गया। मोदी जी की किरकिरी हुई, कहीं ना कहीं नितिन गडकरी पर सवाल उठाए गए, कैबिनेट ने कैसे इसको अप्रूव कर दिया, तमाम हंगामा हुआ। और जिसने भ्रष्टाचार उजागर किया था, जी हाँ, मिसेस सिन्हा, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑडिट, 12 सितंबर को इनका तबादला कर दिया गया। यानी जो अतुर्वा सिन्हा, जिनको पिछले ही साल जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, साल भर के अंदर ही बोरिया बिस्तर पैक कर दिया सरकार ने, आपकी ज़रूरत नहीं। तो ये जो अतुर्वा सिन्हा थी, जो भारत माला प्रोजेक्ट देख रही थी, जिसमें उन्होंने गड़बड़ी उजागर कर दी, इनका ट्रांसफ़र कर दिया, रातों रात ट्रांसफ़र किया गया। और ट्रांसफ़र भी कहाँ किया गया? दिल्ली में पोस्टेड थी, सज़ा के तौर पे केरल भेज दी गई, जी हाँ, सुदूर केरल ट्रांसफ़र किया गया इनका। एक और साहब को देखिए, इनका नाम है दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शीर्षस्थ। अभी जो दत्ता प्रसाद साहब थे, ये आयुष्मान भारत देख रहे थे। आयुष्मान भारत में मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है, ये भी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब इसमें ये पाया गया, ये जो इसका ऑडिट शुरू हुआ, कि साहब बड़ी शिकायतें आई, इसका ऑडिट होना चाहिए आयुष्मान भारत का। तो साहब दत्ता प्रसाद साहब की टीम ने तकरीबन, ऐसा कहा जाता है कि 964 अस्पताल जो बीमा दे रहे थे आयुष्मान भारत तहत, 964 964 हॉस्पिटल, 161 जिले
पूरे हिंदुस्तान के जहां मोदी जी की स्कीम चल रही थी, उनका ऑडिट करना शुरू किया और सारे आंकड़े देखे और उस आंकड़ों में बहुत ही हैरत अंगेज बातें सामने आई। जैसे डेटाबेस जब देखा गया तो पता लगा कि साहब ऐसे ऐसे लोगों को मेडिकल क्लेम दिया गया, इंश्योरेंस दिया गया है जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, जो जिंदा ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं है। और कई मामलों में, सैकड़ों मामलों में पता चला कि मरीज की जो सर्जरी है वो बाद में हुई, वो डिस्चार्ज पहले हो गया। अब आप सोचिए कि मरीज जो रिकॉर्ड में डिस्चार्ज है उसकी सर्जरी बाद में हो रही और इसका भी भुगतान किया गया। ये मामला पकड़ा दत्ता प्रसाद सूर्यकांत जी की टीम ने। कायदे से इनाम देना चाहिए था कि साहब इतना बड़ा घपला पकड़ा, देश भर में चल रहा था। और इनका साथ दिया एक और अधिकारी हैं, अशोक सिन्हा। ये डायरेक्टर जनरल नॉर्थ सेंट्रल रीजन के अशोक सिन्हा साहब भी थे। इन्होंने भी करप्शन का मामला खोला और इन्होंने कहा कि साहब मरे हुए लोगों को कैसे भुगतान किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि ये दोनों ऑफिसर जिन्होंने आयुष्मान भारत में हो रहे घपलों को उजागर किया, आंखें खोल दी देश की सरकार की, इनका भी तबादला किया गया, इनको भी सजा दी गई। और जो दत्ता प्रसाद साहब हैं इनको रातों रात हटाया गया और डायरेक्टर लीगल जैसी कुर्सी पे बैठा दिया जहाँ कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता है। और अशोक सिन्हा साहब से कहा कि नहीं, अब आप ऑडिट ना करिए, अब आप राजभाषा डिपार्टमेंट में जाइए, राजभाषा विभाग में जाइए। कहने का मतलब ये है कि एक मैसेज दिया गया सीएजी को, एक मैसेज दिया गया ऑडिट करने वालों को कि मोदी के मंत्रालयों का जब ऑडिट करना, सोच समझ के करना। अब दोस्तों, ये जो 3 ऑडिट ऑफिसर हैं, सीनियर ऑडिट ऑफिसर देश के, इन्होंने हिम्मत करके जिस तरह से करप्शन की तार छेड़ी, जिस तरह से गड़बड़ी को उजागर किया, इनको इनाम देने की जगह इनको सजा क्यों दी गई? इनको बचाने वाला कोई क्यों नहीं था? इनका जो डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट का जो चीफ था, उस चीफ ने इन अफसरों की पैरवी क्यों नहीं की मोदी जी से या अमित शाह से? इनका पैरोकार कोई क्यों नहीं था इनके डिपार्टमेंट में? तो पहले जान लेते हैं कि भाई ऑडिट का डिपार्टमेंट कौन सा है। इस डिपार्टमेंट का नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, और ये सबसे शीर्षस्थ सुप्रीम बॉडी है ऑडिट की और इसका काम है कि सरकार, केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उसका लेखा जोखा, हिसाब किताब, ऑडिट करना, कहाँ कहाँ पैसा देने में लेने में गड़बड़ हुई है, ये काम है। हिंदी में कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और आपको याद आ रहा होगा 2G स्कैम, कोयला स्कैम, तमाम स्कैम जो आए थे, वो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ही उसका भेद खोला था, उसको उजागर किया था। अब कहानी सुन लीजिए आप। कहानी ये है कि इन अधिकारियों को कोई बचाता तो बचाता कैसे? क्योंकि सीएजी, इस डिपार्टमेंट का जो मुखिया है वो ये साहब है, गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। IAS ऑफिसर थे, गुजरात काडर के थे, जहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी थे। मोदी जी और मुर्मू साहब के बड़े क्लोज रिलेशन हैं। मुर्मू साहब ने मोदी जी के साथ बरसों बरस काम किया है और मोदी जी ने इनको जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। और जब रिटायर होने लगे तो मोदी जी ने इनको इनाम दिया और इनाम में इन्होंने इनको सीएजी बना दिया, यानी ऑडिट का सुप्रीम बॉस। इस देश में ऑडिट करने वाला जो सुप्रीम बॉस है मुर्मू साहब, ये मोदी जी के आदमी हैं, सबसे करीबी आदमी। अब सवाल है कि जहां मुर्मू जी होंगे, मोदी जी के सबसे करीबी आदमी होंगे, वहां बेचारे ये 3 ऑफिसर, इनको कौन बचाएगा? और दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या भ्रष्टाचार के ऑडिट पर, करप्शन के ऑडिट पर पर्दा डाला जा रहा है? और क्या कोई मोदी सरकार के किसी मंत्रालय का भ्रष्टाचार अगर उजागर करेगा ऑडिट के जरिए, जांच के जरिए, तो उसका वही हश्र होगा, उसके साथ वही सलूक होगा जो इन 3 अधिकारियों के साथ हुआ, ऑडिट के 3 बड़े अफसरों के साथ हुआ। तबादला कर दिया गया, सजा दी गई। और क्या ये जो तीनों ऑफिसर हैं, इनका जो तबादला किया गया, इनका जो ट्रांसफर किया गया, इस सरकार की तरफ से मैसेज क्या दिया गया नौकरशाही को, अफसरशाही को? क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? हमें लगता है इस मैसेज को हमें समझना होगा। क्यों?
क्योंकि 2014 में शपथ लेने से पहले मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरी आंख के नीचे भ्रष्टाचार नहीं होगा, तिनका भर नहीं होगा, ये मोदी जी ने कहा था। तो आज क्यों जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहे लोग, उनको कहीं ना कहीं सजा दी जा रही है। इसको जानने के लिए आज एक बेहद ईमानदार, बेहद बहादुर ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, यशोवर्धन आजाद। ये वो अधिकारी हैं, आपको खुद पता लगेगा अगर आप पूरा इंटरव्यू उनके साथ सुनेंगे, कि अगर मुख्यमंत्री का फ़ोन भी अगर गया आज़ाद साहब के पास और गलत काम करने के लिए कहा, तो इस अधिकारी ने सीधे कहा नो सर, ये नहीं हो पाएगा। ऐसे अधिकारी को आज मैं आपके सामने लाया हूँ और उनसे खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या आज की तारीख में मोदी सरकार में ईमानदार ऑफिसर नहीं है? क्या आज की तारीख में मोदी जी के सरकार के तले कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, जिसके पीठ में रीढ़ की हड्डी हो, जो सामना कर सके? या अधिकारी हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं, चलते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे यशोवर्धन आज़ाद जी के पास। मेरी गुजारिश है आखिर तक सुनिएगा, बहुत सी बातें आंखें खोलेंगी। मेरा सवाल यह है कि क्या किसी अधिकारी को उसके अच्छे काम के लिए जहां इनाम देना चाहिए था, कि कम से कम किसी ने हिम्मत दिखाई कि कहीं गड़बड़ी हो रही है, और उसको इनाम देने की जगह, अच्छी पोस्टिंग देने की जगह किसी का ट्रांसफर जो है केरल कर दिया गया, किसी को अच्छे चार्ज, इंपॉर्टेंट चार्ज से हटाकर उसका जो है कहीं ना कहीं राजभाषा में कर दिया, लीगल में कर दिया गया। ये जो आपको क्या लगता है, जिस तरह का जिन जगहों पर इनको भेजा गया है, आपको लगता है ये एक मैसेज है? ये एक मैसेज है कि आइंदा से जब जांच करिएगा तो सोच समझ के करिएगा, कि प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में जो मंत्रालय हैं उनको जरा सोच समझ के ऑडिट करिए। क्या ये मैसेज जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इन अधिकारियों को बधाई देनी चाहिए, और इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। और मैं समझता हूं कि ये सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपना नारा बुलंद किया था, प्रधानमंत्री ने बराबर भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत जोर एक आह्वान किया है पूरे देश में। तो मैं समझता हूं कि ये तो अब सिस्टम की विडंबना है कि जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की हो उसे केरला और राजभाषा ऐसे मंत्री में भेजा जाए। इन अधिकारियों के साथ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ ये अन्य मंत्रालयों की फिर यही दिशा होगी, और अवश्य ये तो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा होना चाहिए, और इससे बहुत ही बड़ा गलत मैसेज जाएगा जी। आजाद साहब, एक जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शीर्षस्थ। अब ये जो दत्ता प्रसाद साहब हैं, ये डायरेक्टर डीजी ऑडिट थे, सेंट्रल एक्सपेंडिचर नई दिल्ली में थे, और आयुष्मान भारत पर इन्होंने कई आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट, उसी के इंचार्ज थे, और आंखें खुली, उस पर चर्चा भी हुई कि भाई ये आयुष्मान भारत जो फ्लैगशिप योजना है मोदी सरकार की, उसमें गड़बड़ियां हैं, और गड़बड़ियां दरअसल इसलिए बताई जाती हैं कि आगे से उनको दुरुस्त किया जाए। अगर कोई कमियां हैं, अगर कोई प्रोसीजर गलत है, पैसा सही तरह से सही खाते में नहीं जा रहा है, उनको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। अब ये जो इन्होंने आवाज उठाई, इनको जो है डायरेक्टर लीगल बना दिया गया। आपको लगता है कि ये जो डायरेक्टर लीगल की पोस्ट होती है या राजभाषा की पोस्ट होती है, क्या ये सजा के तौर पे दी जाती है या इनाम के तौर पे दी जाती है? मैं ये चाह रहा था कि आपसे पूछूं कि आपने भी बरसों बरस सरकारी महकमों में नौकरी करी है, मंत्रालयों में नौकरी की, तो ये जो राजभाषा भेज दिया, लीगल भेज दिया, ये एक सजा के तौर पर इनको पनिशमेंट पोस्टिंग मानेंगे हम? देखिए, ऐसा है, जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं दिल्ली में, करीब 90 या 80 होनी तो चाहिए 20 मिनिस्ट्री, लेकिन 90 बना दिया गया है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मंत्रियों को और ब्यूरोक्रेट्स को। इसमें से सिर्फ 10 या 12 मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें जाने की होड़ लगी रहती है सारे बाबू, और जाहिर है 80% जैसे कि राजभाषा या लीगल, ये ऐसे मंत्रालय या विभाग है या ऐसे पद है जहां कोई नहीं जाना चाहता, इसमें कोई शक नहीं। तो उस हिसाब से अगर इनका ट्रांसफर वहां से यहाँ हुआ है, जबकि क्योंकि कैग जो है एक बहुत ही पावरफुल विभाग है, और कैग में
इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के सारे शीर्षस्थ अधिकारी रहते ही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कैग को हेड करना चाहिए एक इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस द्वारा। लेकिन अभी अदा साहब मैं आपको टोक रहा हूँ, अभी जो साहब हैं वो मुर्मू साहब हैं, और ये जो मुर्मू साहब हैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मोदी जी के गुजरात में बहुत ही करीबी अफसरों में से एक थे, और मोदी जी के साथ ये साए की तरह रहे, और मोदी जी ने इनको सीएजी इसलिए भेजा, ऐसा लोग कहते हैं, अपोजिशन कहता है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी मनमोहन सरकार, उसमें कैग में ऑडिट रिपोर्ट ने बहुत ज्यादा बदनामी कर दी थी मनमोहन सरकार की, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम घोटाला हो, बड़ी बदनामी हुई थी। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कैग में अपने सबसे विश्वसनीय ऑफिसर को वहां बैठा दिया, मुर्मू जी, और मुर्मू जी ने ही इन तीनों लोगों का ट्रांसफर किया। आपको लगता है कि जान पहचान के लोगों को, करीबी लोगों को ऑडिट के काम में नहीं रखना चाहिए, ऑडिट के काम में निष्पक्ष लोगों को रखना चाहिए? जी हाँ, लेकिन कहाँ रखा जा रहा है? पहले भी जो कार्यक्रम जिसके बारे में आपने बात किया, जो पहले कैग के अधिकारी थे वो भी बड़े एम्बिशियस थे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको कि जो स्पेशलिस्ट जिस विभाग के हैं, जहाँ उन्हें रहना चाहिए, उनको नहीं रह के अपने चुने हुए विश्वस्त अधिकारियों को लगाया जाता है। ये तो स्पष्ट है और सारी सरकारें ये कर रही हैं। जी, आजाद साहब, मैं थोड़ा सा एक आजादी आपकी चाह रहा हूँ, आजादी से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपको लगता है कि ये तो मैंने सीएजी की बात करी, जैसे ईडी है या सीबीआई है, या ईडी में संजय मिश्रा साहब थे, और संजय मिश्रा साहब आईआरएस सेवा से थे, आप जरूर उनको जानते होंगे। संजय मिश्रा का जो एक तरह का आचरण था, विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापे डालना, विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करना, जिन लोगों को ईडी ने जेल भेजा संजय मिश्रा के नेतृत्व में, बहुत से लोग छोड़ दिए गए। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा कि साहब इन पर तो मुकदमा ही नहीं बनता, किसी पे कहा कि साहब इनके यहाँ से तो पैसे की रिकवरी नहीं है। संजय राउत के मामले में कहा गया कि भाई इनको कैसे आपने जेल भेज दिया, बाकी लोग छोड़ दिए आपने। संजय मिश्रा जैसे लोग आज की तारीख में ये हीरो माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है 2014 के बाद, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है? यशोवर्धन आजाद जैसे स्टील फ्रेम के अधिकारी अब नहीं बचे, केपीएस गिल जैसे लोग नहीं बचे, रिबेरो जैसे लोग नहीं बचे। क्या अकाल पड़ गया है ईमानदार अफसरों का इस सरकार में? ईमानदार अफसर तो अभी भी हैं और वो ईमानदारी से कार्य करते हैं, लेकिन हाँ, प्रेशर में काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं शर्मा जी, कि ये जो 30% का रेशियो रहा है, ये बराबर से चला आ रहा है कि ईमानदार और नहीं दबने वाले जो व्यक्तित्व वाले धनी जो होते हैं वो हर रिजीम में रहते हैं। अब सवाल ये है कि कहाँ तक वो मुड़ जाएं। अब अगर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जो जो काम कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स अगर एक ही दिशा में चलने लगे तो ये दुर्भाग्य है सिस्टम का। और देखिए, आज इस देश ने ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस वालों, आईपीएस को इतना पैसा दिया है, इतना सब कुछ तरजीह दी है, फैसिलिटी दी है कि मैं समझता हूं अगर जरा भी भ्रष्टाचार की बू आए तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। और ऐसे में उन्हें अपनी स्वायत्ता पे, निर्भीकता पे बराबर एक गर्व होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो ये बड़े दुख की बात। अब ये एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपके इतना लंबा कार्यकाल रहा, आप बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर माने गए। अगर किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का फोन आ जाए कि भाई आजाद साहब इस आदमी को छोड़ दीजिए, इस आदमी को बंद कर दीजिए, और आपकी नजर में वो आदमी अगर बेगुनाह है, क्या बेगुनाह आदमी के यहाँ छापा आप डालेंगे? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से आप? बिल्कुल नहीं डालूंगा, चाहे किसी का प्रेशर, चाहे आपका ट्रांसफर कर दिया जाए। गलत कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए, इससे पाप होता है। और मैं समझता हूं आपकी जो प्रतिबद्धता है वो कानून के प्रति होना चाहिए, किसी सरकार के खिलाफ, सरकार के प्रति नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अगर आपका ट्रांसफर हो तो शिरोधार्य है। मैं नहीं, जैसे सपोज करिए एक हाइपोथेटिकल, जी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सपोज करिए आप ईडी के डायरेक्टर होते और आपसे कहा जाता कि भाई संजय राउत जो शिवसेना के, इनको बंद करिए, मिस्टर आजाद इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करिए और जेल भेज दीजिए। और आप अगर जांच कराते और पता लगता कि साहब करप्शन का कोई आरोप संजय राउत पे नहीं बनता है, तो आप सरकार से क्या कहते? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। प्राइम मिनिस्टर से क्या कहते? होम मिनिस्टर से आप क्या बोलते फोन पे? मेरी तहकीकात के बाद अगर मैं किसी को निर्दोष पाता हूं और अगर मुझे निर्देश ऊपर से आते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ छापा देने, तो मैं बड़े विनम्रतापूर्वक से इनकार करूं।
विनम्रता क्या कहा आपने? इनकार कर दूंगा। इनकार कर देंगे आप? हाँ, कि गलत आदमी के ऊपर मैं छापा नहीं मारूंगा। क्या आपने अपने सर्विस में कई मंत्रियों को इनकार किया है? गलत काम आपने कहा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल किया है, और मेरा एक रात में ट्रांसफर भी हो चुका है इसी कारण से, एक रात। फाइनल क्वेश्चन, जो यंग आईपीएस ऑफिसर्स आपको देख रहे हैं या जो नए आईआरएस ऑफिसर ईडी में जो काम करते हैं वो देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो यंग ऑफिसर्स हैं ईडी में, सीबीआई में? मैं ये बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और गलत ऑर्डरों को कभी नहीं मानना चाहिए। आपकी प्रतिबद्धता सिर्फ कानून के प्रति। आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने बात कही, मुझे लगता है अगर सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी आपको सुन रहे हैं, एक सीनियर, बहुत ही आप कह सकते हैं एक नामी गिरामी ऑफिसर है, अगर आपका ये कहना कि भ्रष्टाचार पे समझौता नहीं करना है, और चाहे अमित शाह हो, मोदी हो, कोई हो हिंदुस्तान में, अगर गलत ऑर्डर दे तो इनकार कर देना है, मना कर देना है। आजाद साहब आए और जिस बेबाकी से आपने बात रखी, छोटे से समय में, कम समय में, मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। नमस्कार।